हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही लगन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 3 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 यानी भाग 3 को स्टार्ट करते हैं। तो भाग 3 में देखिए, इसमें हम लोग ढेर कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसके लिखने की क्या विधि है, क्या तरीके हैं, उसको जानेंगे। उसके जानने के बाद आगे हम लोग और भी बढ़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना जानकारी हुए हम लोग रासायनिक समीकरण को नहीं लिख सकते हैं। तो वो कौन से तत्व हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से तत्व के माध्यम से कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, 1 2 3। हम लोग बारी बारी से प्रत्येक तथ्यों को जानेंगे और समझेंगे। देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेने वाले सभी क्रियाकारकों का मतलब होता है जो भी अभिकारक है उसी को क्रियाकारक कहते हैं। क्रियाकारक या अभिकारक तथा उत्पादों के अणुसूत्र या सूत्र या प्रतीक आवश्यक ज्ञात होना चाहिए। प्रतीक या अणुसूत्र ज्ञात जरूर होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरे में देखिए दिया गया है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक रूप का मतलब, अब देखिए यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2 और क्लोरीन जो है Cl2। क्लोरीन, ये सभी गैसें हैं के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ये देखिए क्या है, द्विक परमाणु तत्व हैं। ये जब भी लिखे जाते हैं दो परमाणु के साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि ये द्विक परमाणु के गैसें हैं और इनको लिखने के लिए हमेशा टू का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, द्विक परमाणु है। कि क्या होता है द्विक परमाणु तत्व? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब क्रिया कराएंगे और इसमें ये देखेंगे कि कौन सा द्विक परमाणु तत्व है, जो द्विक परमाणु तत्व होगा उसमें दो परमाणु जरूर लगा देंगे। कार्बन द्विक परमाणु तत्व नहीं है, ऑक्सीजन देखिए द्विक परमाणु तत्व है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। तब जाकर के ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से अच्छे तरीके से रिएक्शन करेगा, तभी रिएक्शन हो पाएगा यहाँ दो लगाने से। तो ये जब रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों और जो उत्पाद होता है, ये देखिए क्रियाकारक है और ये क्या है, उत्पाद है, के अणुसूत्र और क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रतीक। ये देखिए कार्बन का प्रतीक है और ये किसका प्रतीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक है। और ये किसका, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2 होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ना याद होता तो क्या हम लोग यहाँ CO2 लिख पाते, नहीं लिख पाते। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए प्रतीक और क्या ज्ञात होना चाहिए, और सूत्र, यानी सूत्र जरूर ज्ञात होना चाहिए। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हो गया CO2। और ये देखिए तत्वों के प्रतीक जरूर ज्ञात होने चाहिए, तभी हम लोग रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। और तीसरे में देखिए दिया गया है, तीसरे में देखिए क्या कहा गया है, एक परमाणु तत्वों को, देखिए एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों या संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। जब तक प्रतीक या संकेत नहीं ज्ञात होगा तब तक हम लोग लिख नहीं पाएंगे रासायनिक समीकरण को। और ये सभी जो हैं एक परमाणु तत्व है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया और क्या है कांपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देखिए एक परमाणु तत्व है, यहाँ एक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोडियम अकेले है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लगाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो ये सभी एक परमाणु तत्व हैं। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट चरण दिया गया, चरण पहला में देखिए क्या है, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। कैसे लिखा जाएगा आगे दिया गया है सारा डिटेल। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ढांचा समीकरण को लिखा जाता है। निम्न तथ्यों का मतलब आगे ये जो भी तथ्य हैं इनको ध्यान में रख करके तभी हम लोग रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सभी चरण क्या हैं, जो निम्न तथ्य हैं वो क्या हैं उसको समझते हैं, तब हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए पद पहले में क्या कहा जा रहा है, किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक, यानी क्रियाकारक को क्या कहते हैं अभिकारक। अभिकारक के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा किया है। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इसको देखा था, फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो ज़्यादा इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्रियाकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तीर चिन्ह। देखिए इसका कहने का मतलब ये है किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के उत्पादों में, देखिए ये क्या है क्रियाकारक है, किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के, देखिए जब क्रिया होगा तो उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है तीर चिन्ह के द्वारा। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा और जब नया प्रोडक्ट दाहिनी साइड बनेगा तो उनके मध्य में, इसके और इसके मध्य में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तीर चिन्ह। यही है, ये देखिए तीर चिन्ह। यहाँ ये क्या बन गया है, उत्पाद बन गया है, और ये क्या है अभिकारक है। अभिकारक को ही क्या कहते हैं, क्रियाकारक भी कहते हैं। तो तीर चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमने तीर चिन्ह लगा करके इनके द्वारा जो उत्पाद बना है तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं पद दूसरा, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले। देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रियाकारकों या अभिकारकों के होने पर उनके मध्य में धन चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, धन चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब कहने का यही है कि या एक से अधिक या दो से अधिक अभिकारकों के होने पर उनके मध्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह। अगर यहाँ देखिए दो पदार्थ हैं तो उनके मध्य में धन चिन्ह लगाया गया है। अगर एक पदार्थ और होता तो यहाँ भी क्या लगाया जाता, प्लस चिन्ह लगाया जाता। कौन सा चिन्ह लगाया जाता, धन चिन्ह लगाया जाता, क्योंकि धन चिन्ह यही दर्शाता है कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जब जुड़ेगा तभी क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। जब ऐड होगा जिंक में कौन जुड़ेगा, HCl जुटेगा तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, धन चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, संयोग हो रहा है, तब जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार देखिए उत्पादों में भी होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद हो रहे हैं तो उनके मध्य में भी कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। यहाँ देखिए दो उत्पाद बना है, एक जिंक क्लोराइड बना है और एक क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। किसकी सहायता से बना है, इन दोनों की सहायता से बना है प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है, नया उत्पाद है। तो इन दो उत्पाद हो गया है, इसलिए इनके मध्य में कौन सा चिन्ह लगाया गया है, धन चिन्ह लगाया गया है। अगर एकाक प्रोडक्ट और बना होता, एक उत्पाद और बना होता तो यहाँ हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते, धन चिन्ह लगा करके अगला उत्पाद
अगला प्रोडक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं। चलिए हम लोग चरण दूसरे को देखते हैं। देखिए चरण दूसरे में क्या कहा जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। कैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं उसको जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे द्रव्य अविनाशिता के नियम। देखिए द्रव्य अविनाशिता के नियम का क्या अर्थ है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिए एक पदार्थ ये है, एक मैटर Mg है, मैग्नीशियम है, और दूसरा मैटर क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों को हम लोग कभी नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ देखिए परिवर्तित हो गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है परिवर्तित करके एक नया पदार्थ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में, देखिए एक रूप ये है, दूसरा रूप हम लोग परिवर्तित कर दिए हैं, क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, नया प्रोडक्ट बन गया है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, या इसको भी कभी नष्ट नहीं करेंगे, या नष्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ है। कोई भी पदार्थ, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ होगा, उसको नष्ट हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो नष्ट नहीं होगा, अपना रूप चेंज करता है। ये देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रूप चेंज हो गया, क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। और ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है, तो यहाँ देखिए लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। और जब तक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा तब तक द्रव्य अविनाशिता का नियम का पालन नहीं होगा। तो पालन कराने के लिए जिधर जितना अभिकारक के तरफ द्रव्यमान होगा, परमाणुओं की संख्या होगा, उतना ही उत्पाद की तरफ भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, तभी द्रव्य अविनाशिता का नियम का पालन हो पाएगा। चलिए हम लोग इसको संतुलित रासायनिक समीकरण का तैयार करते हैं। कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा, यहाँ देखिए अभिकारक की तरफ Mg कितना है, Mg सिर्फ एक है, और यहाँ Mg कितना है, एक है। Mg यानी मैग्नीशियम संतुलित है, Mg जितना बाएं साइड है उतना ही Mg दाहिने साइड भी है। तो Mg मैग्नीशियम संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन जो है अभिकारक की तरफ 2 ऑक्सीजन, और इधर उत्पाद की तरफ कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 2, लेकिन मैग्नीशियम जो है असंतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अभिकारक की तरफ भी किसी न किसी संख्या से गुणा करना होगा। ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इधर और इधर, जितना इधर परमाणु उतना इधर भी परमाणु, परमाणु समान होने पर द्रव्यमान संख्या भी समान हो जाता है। जब द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा तो द्रव्य अविनाशिता का नियम का पालन हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा कर दें तो इधर भी 2 Mg और इधर भी 2 Mg और इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जो है बिल्कुल क्या हो गई है, सेम हो गई। तो ये सेम होने पर, बराबर होने पर द्रव्य अविनाशिता का नियम का पालन हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कौन कौन से विधियां हैं, जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, और क्या है, आयनिक समीकरण विधि। और कक्षा 10 में हम लोग सिर्फ जांच एवं त्रुटि विधि ही पढ़ेंगे। और आगे जो है 3 विधियां जो हैं, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि, 11 और 12 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, आंशिक और संयोजकता और आयनिक समीकरण विधि। तो सिर्फ हम लोग कक्षा 10 में किसको पढ़ेंगे, जांच एवं त्रुटि विधि। तो जांच एवं त्रुटि विधि क्या होता है, पहले इसको परिभाषा जानेंगे, तब जाकर के हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखिए जांच एवं त्रुटि विधि क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को क्या किया जाता है,
संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर क्यों किया जाता है? ताकि द्रव्य अविनाशिता का नियम पालन हो सके। जितना इधर परमाणु होगा उतना इधर भी परमाणु होगा। परमाणु समान होने पर जब द्रव्यमान संख्या निकाला जाएगा तो इसका भी मास वही होगा, इसका भी मास वही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दायां पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संतुलित किया जाता है। इसके पश्चात इससे अधिक या और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों को संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? इससे अधिक या और अधिक, इससे अधिक या और अधिक और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।